तो आज के एक्वाटॉक सत्र में मैं अंकिता पाटिल जल जीविका परिवार से हमारे अतिथि वक्ता और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ मेरे जल जीविका के टीम मेंबर्स मेरे को होस्ट है आशिया और पूजा। तो मैं सभी के तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जल जीविका एक सामाजिक उद्यम है जो ग्रामीण भारत में जलीय आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीविका का सार जल स्रोतों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी को कम करने में निहित है। आज के एक्वाटॉक सत्र का विषय है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सीजनल डिसीजेस ऑफ फिश इन एक्वाकल्चर, यानी मत्स्य पालन में मछली के मौसमी रोगों का व्यवस्थापन और प्रतिबंधन। इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए अतिथि वक्ता डॉक्टर एमडी इद्रिस राजा खान जी हमारे साथ है, जो वर्तमान में जलीय पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रबंधन विभाग मत्स्य महाविद्यालय कवर्धा छत्तीसगढ़ में सहायक प्रोफेसर के रूप में जलीय पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और फिश पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत है। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ सर, और अभी बिना किसी देरी किए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। Thank you, Asiya. Am I loud and clear? Yes. आवाज सही आ रही है? Yes sir, yes sir. Continue. Okay. कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया। उसमें ये एक चीज थी कि हम दूर रह के भी पास कैसे हो सकते हैं करके। तो यार शायद उसी का रिजल्ट है कि हम लोग चाहे भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने ज्ञान को, अपने जो नॉलेज है उनको शेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा बहुत जानकारी है, आज मैं आपको बताऊंगा, और आपके पास जो बहुत सारी जानकारी है आप मेरे को देना। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब आपस में अपना चीजें हैं वो ज्ञान को साझा करेंगे। दोस्तों, मैं अपने आप को बेसिकली एक फिशरीज का स्टूडेंट मानता हूँ, और फिशरीज में पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट देखा जाए तो वह आपका हेल्थ मैनेजमेंट। स्टूडेंट मानने की एक वजह है कि मेरा एक मानना है कि हमारा लर्निंग फेज कभी खत्म नहीं होता। हम चाहे कल हो, चाहे आने वाला कल हो, चाहे गुजरा कल हो, हम हमेशा सीखते हैं अपने कर्मों से, अपने इंटरेक्शन से, लोगों से मिलने जुलने से। तो ये भी मेरा अनुभव है, जो आज तक मैंने सीखा उसी से मैं आपको साझा करना चाहूंगा। आप लोग के साथ जो अनुभव है वो आप मेरे को बताइएगा, ताकि मैं भी उससे बहुत कुछ सीख पाऊं। मेरा जो अनुभव है मैं आपको बताऊंगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। मिस, स्लाइड मूव हो रहा है ना? Yes sir. ओके। वैसे देखा जाए तो भारतवर्ष पूरे विश्व में मछली उत्पादन के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। उसकी बहुत बड़ी वजह है हमारे किसान साथियों का मेहनत, साथ ही साथ उसमें योगदान रहा है वैज्ञानिकों का। क्यों? पुराने समय में जब हम लोग मछली पालन करते थे तो हमारे मछली पालन का मुख्य सोर्स हुआ करता था तालाबों के माध्यम से मछली का पालन करना। पर जैसे जैसे वैज्ञानिक पद्धति हमारे बीच में आती गई, हम मछली पालन को थोड़ा एडॉप्ट करते गए साइंटिफिक तरीके से। पहले हम केवल तालाब में मछली पालन करते थे, अब हम केजेस में मछली का पालन करते हैं। केजेस यदि आप लोग देखे होंगे तो बड़े बड़े रिजर्वायर और डैम्स में कैसे आजकल केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कैसे मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केजेस के माध्यम से मछली का पालन कर रही है। साथ ही साथ बायोफ्लॉक के माध्यम से मछली का पालन हो, या फिर रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जिसे हम लोग रास के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से मछली का पालन। फिर अभी अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ध्यान किसानों की आय को दुगने करने की तरफ भी गया है। तो बहुत से लोगों ने अभी ऑर्नामेंटल फिशेस का भी पालन स्टार्ट कर दिया है। बात यह है कि मछलियों का पालन तो हो रहा है, पहले पुराने पद्धति से होता हो चाहे अभी नए पद्धति से होता हो। समस्या जो एक हमेशा से बनी रही है वह है मछलियों के बीच में होने वाली बीमारियां। ये बीमारियां ठीक वैसे ही हैं जैसे ही हम इंसानों में होते हैं, बहुत हद तक इनका संबंध रहता ही है। जैसे
मौसम परिवर्तन के साथ इंसानों में बीमारियां होती हैं। जैसे अब जब मौसम परिवर्तित हो रहा है, आपका ठंडी से गर्मी की तरफ, इंसानों के बीच में सर्दी खांसी कॉमन, वायरल फीवर होना बहुत कॉमन हो जाता है। क्यों? जैसे मौसम परिवर्तित होता है, हमारा शरीर उसके हिसाब से परिवर्तित या अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। सिमिलरली मछलियों में भी ऐसा होता है। तो जब कभी मौसम परिवर्तित होता है, मौसम परिवर्तन के साथ मछलियां अपने आप को अडॉप्ट करने का कोशिश करती हैं। और यदि वो अडॉप्ट कर पाती हैं तो अच्छे से रहती हैं। यदि नहीं कर पाती हैं तो फिर वह किसी न किसी बीमारी का शिकार बनती हैं। अलग अलग समय में, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बारिश हो, या फिर बारिश के बाद का समय हो, हर समय मछलियों में बीमारियां होती ही रहती हैं। पर खास तौर पे जो एक सीजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है ठंडी। वजह उसका ये है कि मछलियां जो है अपने शरीर का बहुत सारा जो एनर्जी या ताकत होती है, वह अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगाती हैं। ठंडी के समय जब बाहर वातावरण का तापमान गिर जाता है, तब अपने चारों तरफ के पर्यावरण के सापेक्ष में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा एनर्जी देती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी मछली के ग्रोथ में जानी चाहिए, वह एनर्जी उनके ग्रोथ में नहीं जा पाती। जो मछली बीमारी से लड़ने में जानी चाहिए, वो बीमारी से लड़ने में नहीं जा पाती। सारा का सारा एनर्जी उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में चला जाता है। और उसी समय मछलियां थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं, और जैसे ही मछलियां कमजोर होती हैं, उस समय बीमारियां हावी होने लग जाती हैं। कौन सी बीमारियां? बहुत सी बीमारियां हैं। जैसे सेप्रोलिग्नियासिस, ये एक फंगल बीमारी का उदाहरण है। ये बीमारी बहुत सामान्यतः ठंडी के समय होता है। जो मतलब बच्चे का उत्पादन करते हैं, वो हमारे किसान साथी भी इस एक सफेद रुई के जैसा उन्होंने बीमारी देखा होगा। जैसे ठंडी बीमारी होती है, वैसे समर में बीमारी भी होती है गर्मी के समय। खास तौर पे परजीवी संक्रमण। परजीवी संक्रमण गर्मी के समय बढ़ जाता है। उसकी प्रमुख वजह होती है उनका प्रजनन। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जैसे ही पानी का तापमान बढ़ता है, परजीवी संक्रमण सामान्यतः बढ़ने लग जाता है। तो समर के समय परजीवी संक्रमण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानसून के आसपास आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और परजीवी इन्फेक्शन, दोनों ही प्रकार के इन्फेक्शन आपको देखने मिलेंगे। सेम भी रहता है आपका बारिश के बाद। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मछली को ऐसे बीमारी सामान्यतः सामान्यतः हर समय होती रहती है, पर उसका विशेष ख्याल रखना चाहिए हमें ठंडी के समय। और ये सामान्यतः किस प्रकार की बीमारियां होती हैं? यदि मछली की बीमारियों को हम मेजरली एक एक कैटेगराइज करें, तो उन बीमारियों को हम मुख्यतः 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं: परजीवी संक्रमण, फंगल संक्रमण, या फिर बैक्टीरियल संक्रमण। यह संक्रमण सामान्यतः इनका संबंध किसी एक महीने से कर पाना बहुत मुश्किल होगा, किसी एक ठंडी गर्मी से कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर भी बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो एक खास समय पे ही दिखते हैं। हम उसी के बारे में भी थोड़ी चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मछलियों में होने वाले परजीवी संक्रमण के बारे में। हमारे किसान साथी मेरे ख्याल से इन परजीवी संक्रमण से कभी न कभी परेशान जरूर हुए होंगे। क्यों? क्योंकि यह परजीवी संक्रमण बहुत सामान्य होते हैं। अब मछली के शरीर के ऊपर ये सामान्यतः दिख भी जाते हैं, क्योंकि यह उतने माइक्रोस्कोपिक होते नहीं है, तो ये मछली के शरीर के ऊपर चलते हुए दिख जाते हैं। जैसे है, उसका उदाहरण है अर्गुलस, जिसे मछली का जुआ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हाँ, इंसानों के शरीर में जुआ होता है, वैसे ही मछली के शरीर में भी जुआ होता है। ये भूरे चित्तेदार संरचनाएं क्या परजीवी होते हैं, क्रस्टेशियन पैरासाइट होते हैं, जो कि मछली के शरीर के ऊपर रेंगते रहते हैं। और रेंगते रेंगते ही ये अपने शकर के माध्यम से मछली के शरीर में घुस जाते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जब इन छोटे छोटे परजीवी को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो वह कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में एक और परजीवी होता है लर्निया, जिसे हम लोग एंकर वर्म के नाम से भी जानते हैं। एंकर वर्म यह परजीवी क्या करता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है एंकर। इस एंकर को क्या करते हैं, इन लोग मछली के शरीर में घुसा देते हैं
और उस पे घुसाने के बाद उससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तब क्या होगा, जो पोषक तत्व मछली की वृद्धि की तरफ जाना चाहिए, वह पोषक तत्व मछली की वृद्धि में नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि उस पोषक तत्व को तो यह परजीवी शक करने लग जाता है, उसको चूसने लग जाता है। इसी कारण परजीवी संक्रमण के समय मछलियों का वृद्धि दर बहुत रुक जाता है। इसमें मछलियां उतना मरती नहीं है, मोर्टिलिटी उतनी नहीं आती है, तब तक जब तक कि संक्रमण बहुत ज्यादा ना हो जाए। जब संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है तभी मछलियां मरती हैं, अन्यथा उनका वृद्धि दौर बहुत प्रभावित होता है। किसी प्रकार का परजीवी संक्रमण हो, चाहे लर्निया हो चाहे अर्गुलस हो, उनमें मछलियों का ग्रोथ सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। वजह है क्योंकि यह परजीवी उनसे उनका पोषक तत्व उनसे ले लेते हैं। उसके बाद एक और बीमारी जो आती है वह होती है मछलियों के गलफड़े में। यह बीमारी में क्या होता है, मछली का गलफड़ा जो सामान्यतः लाल चटक बिल्कुल दिखना चाहिए, बिल्कुल डार्क शाइनी रेड दिखना चाहिए, वह उस परजीवी संक्रमण परजीवी की वजह से थोड़ा सा कम हल्के रंग का हो जाता है। और उसमें क्या होता है, मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और जब इन परजीवियों को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो वह कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसी का एक और भाई है, जैसे डेक्टाइलोगायरस या गिल कृमि मछली के गलफड़े को इन्फेक्ट प्रभावित करता है, वैसे ही इसका एक सचेरा भाई है स्किन कृमि, जिसे हम लोग गायरोडेक्टाइलस बोलते हैं। यह गायरोडेक्टाइलस क्या करता है, यह मछली के शरीर के ऊपर आप देख पा रहे होंगे जैसे पिक्चर में बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े के समान उनके चिपक जाता है। ये उसका बृहद पिक्चर है, माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा दिखता है। तो ये क्या करता है, इनके पास एक एंकर हुक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। ये इस हुक जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से मछली के शरीर से जुड़ जाते हैं और फिर उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। और जब कभी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब उनके शरीर के ऊपर इस तरीके से घाव भी दिखा देते हैं। तो चाहे वो डेक्टाइलोगायरस हो, अर्गुलस हो, कोई भी परजीवी हो, मछली के ऊपर जो एक सामान्य दिक्कत आती है वह होता है उनका ग्रोथ रेट रुक जाना। यह बहुत सामान्य लक्षण होता है और उनका मोर्टिलिटी या मरना तभी होता है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी कड़ी में एक और बहुत ही कॉमन बीमारी होती है, हमारे किसान साथी देखते होंगे कि मछली के शरीर के ऊपर सफेद सफेद दाग दिखने लग जाते हैं। या तो ऐसे छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं या फिर उनके गलफड़े में ऐसे सफेद सफेद कुछ जमा हुआ दिखाई देने लग जाता है। यह होता है ईख संक्रमण। जब इस ईख संक्रमण को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वह इस टाइप का एक परजीवी दिखाई देता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक चंद्राकार न्यूक्लियस। तो इस परजीवी संक्रमण की अवस्था में मछलियों के शरीर के ऊपर सफेद दाग दिखाई देता है। तो ये तो था मछली का परजीवी संक्रमण। अब मछलियों के परजीवी संक्रमण के बाद बात करते हैं मछलियों में होने वाले फंगस या फिर फफूंद फफूंद से होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। सबसे पहले आता है सेप्रोलिग्नियासिस। यह बीमारी जो सामान्यता होता है ठंडी के समय होता है और इसीलिए इसे कहा गया है शीतकालीन फफूंद। इस अवस्था में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मछली के शरीर में संक्रमण होता है, मछली के शरीर के ऊपर रुई के समान देखो संरचनाएं दिखाई देने लग रेसे दिखाई देने लग जाते हैं और इसी कारण इसे रुई की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी सामान्यतः फिंगरलिंग अवस्था में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मछली का शरीर उस समय उतना इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ रहता, तो उस समय वो थोड़े कमजोर होते हैं। और बड़े मछलियों में भी खास तौर पे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद फंगल इन्फेक्शन देखा गया है। और जब इन हाइफाई को फंगस की संरचनाओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसको फंगस हाइफाई बोलते हैं। उसी कड़ी में फंगस से होने वाला दूसरा बीमारी है आपका ब्रेंकियोमाइसिस। इस फंगल संक्रमण में क्या होता है कि मछली के शरीर में जो गलफड़े जो चटक लाल रंग के दिखाई देने चाहिए वह धुंधले पड़ने लग जाते हैं, सफेद दिखाई देने लग जाते हैं
और जब संक्रमण बहुत बढ़ जाता है तो वह बिल्कुल सफेद हो जाते हैं और टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। तब क्या दिक्कत आएगा? बेसिकली यह गलफड़े तो मछली के श्वसन अंग की तरह काम करते हैं। तो यदि उनका श्वसन अंग ही आपका टूट जाए, अच्छे से काम ना करे, तो मछलियों में श्वसन को लेकर बहुत दिक्कत होने लग जाती है। और इसके कारण मछलियों में क्या है, बीमारी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब सांस लेने में दिक्कत होती है, तो मछलियों का जो दूसरा उनका जो शारीरिक सिस्टम है वह दिक्कत देने लग जाता है, और ऐसे मछली कमजोर हो जाता है, तो वह दूसरे बीमारियों को भी आपका आमंत्रण देता है। हमारे किसान साथी इस बीमारी से बहुत मेरे ख्याल से चर्चित होंगे, मतलब जानते होंगे। इसे हम लोग बोलते हैं एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, या इसे हम लोग ईयूएस के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि मछली के शरीर के ऊपर गहरे घाव बनने लग जाते हैं, और ये घाव इतने गहरे होते हैं कि मछली बहुत जल्दी जल्दी मरने लग जाते हैं। और मछली 1 सप्ताह के अंदर, यदि संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो वह बहुत तेजी से मर जाते हैं। और लक्षण क्या होता है? गहरे घाव, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। और जब इन चीजों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, तो उनके अंदर फंगस के हाइफाई कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब परजीवी संक्रमण और फंगस संक्रमण के बाद अब बात आती है बैक्टीरियल संक्रमण की, जीवाणु से होने वाले बीमारियों के बारे में। तो हमारे किसान साथी इन बीमारियों से बहुत परिचित होंगे, जिसे हम लोग सबसे पहले बोलते हैं हीमोरेज। हीमोरेज में बेसिकली क्या होने लग जाता है कि मछली के शरीर के ऊपर खून का जमाव होने लग जाता है, तो मछली का शरीर बिल्कुल लाल लाल सा दिखाई देने लग जाता है। साथ ही साथ इसी से मिलता जुलता एक और लक्षण होता है, जिसे हम लोग लाल घाव या फिर अल्सर बोलते हैं। इस अवस्था में जो मछली का शरीर का जो एपिडर्मिस होता है, बाह्य त्वचा होता है, यह बाह्य त्वचा सड़ने लग जाती है, और सड़ने के कारण से उनका जो बाह्य सुरक्षा तंत्र जो होता है वह काम नहीं कर पाता, और उनका जो मसल हो जाता है वो बाह्य पर्यावरण से एक्सपोज हो जाता है। तो यह दोनों संक्रमण आपके बैक्टीरियल संक्रमण के उदाहरण हैं। इसी कड़ी में एक और संक्रमण जो है वह है आपका मछलियों के पंख का सड़ना। यह बहुत कॉमनली मछलियों में होता है, चाहे उनके पंख हो या पूंछ हो, यह मछलियों के पंख को सड़ा देती है, तोड़ देती है। तब इससे क्या दिक्कत आएगी? इससे दिक्कत क्या आएगी कि यही तो उनका चलने फिरने का अंग है। इसको आप ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे हमारे हाथ पैर में जब दिक्कत आएगी, तो हमारे चलने फिरने में दिक्कत आएगी। तो चलने फिरने का इस्तेमाल जिन जिन कामों में होता है, उन सारे कामों में दिक्कत आएगी। वैसे ही यदि मछलियों के जो चलने फिरने वाले अंग हैं, उनके पंख है, उनके पूंछ में जब दिक्कत आती है, तो उनके खाने पीने में बहुत दिक्कत आता है। वह अच्छे से तैर नहीं पाती है, अच्छे से प्रजनन नहीं कर पाती। तो इस स्थिति में उनका ग्रोथ, उनका प्रजनन सब रुकने लग जाता है, और यह भी एक एक बैक्टीरियल संक्रमण का उदाहरण है। एक अन्य बीमारी से संबंधित है, वह है ड्रॉप्सी, जिसे बोलते हैं हम लोग जलोदर। एक्चुअली इस बीमारी में क्या होने लग जाता है कि मछली के शरीर में अनावश्यक रूप से पानी का भराव होने लग जाता है। जैसे इस आप पंगास में देख पा रहे होंगे, उसका पेट कैसे फूल गया है। इस मौली, एक जो ऑर्नामेंटल फिश है, उसमें देख पा रहे हैं कैसे उसका आंख उभर के बाहर आ गया है। गोल्ड फिश में आप देख पा रहे हो कैसे जो उसका त्वचा का जो स्केल है, सेल्क है, यह उभर के बाहर आने लग गया है। इस तिलापिया में आप देख पा रहे हो कैसे उसका आंख बाहर निकलने लग गया है। तो इस बैक्टीरियल संक्रमण की अवस्था में क्या होता है कि मछलियों के शरीर में अनावश्यक रूप से पानी का भराव होने लग जाता है, और जब अनावश्यक रूप से पानी का भराव होने लग जाता है, तब फिर से वही बात, मछलियों का जो चलन होता है, जो लोकोमोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वह दिक्कत देने लग जाता है। तो उनका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा हैम्पर्ड होता है। तो ये तो थी जो मित्रों बीमारियां। अब हमने जान तो लिया कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, पर यह भी तो जानना जरूरी है कि इन बीमारियों को ठीक कैसे किया जाए। तो
बाजार में तो आपको बहुत से प्रकार की बीमारियां मिलेंगी, सॉरी दवाएं मिलेंगी, और यह दवाएं जब तक आपको सही जानकारी ना हो, सही उपचार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। मेरे पास जो थोड़ी सी जानकारी है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यदि कोई परजीवी संक्रमण हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। यदि कोई परजीवी संक्रमण आता है दोस्तों, तो परजीवी संक्रमण के समय हमें नमक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं 2 से 4% की दर से। यह नमक आसानी से मिल जाता है और आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक भी कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन या फिर डेल्टामेथ्रिन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे बहुत से साथी हमारे अर्गुलस और लर्निया का शिकायत करते हैं, तो उस कंडीशन में साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन का इस्तेमाल बहुत ही इफेक्टिव रहता है। आइवरमेक्टिन का भी इस्तेमाल आप इसका परजीवी संक्रमण में कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन परजीवी संक्रमण को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ मछलियों के वृद्धि दर को भी अच्छा बढ़ाता है। फॉर्मेलिन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, इसका भी इस्तेमाल हमारे किसान साथी परजीवी संक्रमण की अवस्था में कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का, यदि कोई कोई आपका अलग अलग दवाओं के डोज के बारे में बताते हैं, तो अलग अलग दवाओं का डोज कंपनी के मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब कभी आप कोई दवा लेते हैं, तो जो उनके साथ जो सूचना दी होती है, उनके आधार पर भी उनका डोज वेरी कर सकता है। पर ये सामान्यतः जो उनका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके आधार पर ये डोज है। किसान साथियों, मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी कभी साइंटिफिक लैंग्वेज में जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, वहां पर पीपीएम का शब्द का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तो पीपीएम शब्द का मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन। मैं इसे सामान्य भाषा में बताऊं, तो एक पीपीएम के पीछे आपको 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल करना होता है। एक पीपीएम के पीछे 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर। यह बहुत सी जगह आता है और हर किसी पुस्तक में आपको इस तरीके से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथियों, परजीवी संक्रमण हो बहुत सी अवस्थाओं में हम दवाओं को फीड के माध्यम से भी देते हैं। जब कभी बहुत से हमारे किसान साथी इस बारे में शिकायत करते हैं कि सर, जब मछलियां बीमार होती हैं तब वह दाना नहीं खाती हैं। यह बहुत बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जब मछली बीमार है तो खाना खाएगी नहीं, तो खाना खाएगी नहीं, तो उससे संबंधित जो दवाई है वो कैसे जाएगी। तो मैं किसान साथियों आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कभी संक्रमण होता है, आपको सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो काम होता है आपका मछलियों में खाना रोकना चाहिए। क्योंकि जब मछली, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं, सबसे पहले हमारा खाना पीना रुकता है। हम कोई भी अच्छा से अच्छा खाना खिला दे, हमको खाने का मन नहीं करता है। तो ऐसा ही मछलियों में भी होता है। तो उस अवस्था में आप उनको जो डेली जो आप खाना दे रहे हैं, वो खाना देना रोकना चाहिए। और यदि कोई आप आइवरमेक्टिन जैसे दवा खाने के माध्यम से देते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप दवा देने वाले हो, सपोज करो आज दवा देने वाले हो, तो मछलियों को कम से कम 2 दिन तक भूखा रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब मोतियां भूखी रहेंगी ना, ऐसे वो बीमार रहते हैं, उस समय खाना नहीं खाती हैं, तो खाना का बचत भी हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप दवाई मिला रहे हैं खाने में, तो जब मछलियों में खाना मिले रहेगा, तो आप चाहेंगे कि इस दवाई को तुरंत खा लें। तो तुरंत खाने के लिए जब मछलियों को जो भूखा रखना है, वो मदद करता है। इसीलिए जब कभी आपका बीमारी हो जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, फंगस हो, बैक्टीरिया, पैरासाइट हो, यदि मछलियां मर रही हैं, तो सबसे पहले आप खाना रोकिए। और यदि उस दवा के माध्यम से कुछ खाना देते हैं, तो 1-2 दिन तक मछलियों को खाना नहीं देना चाहिए। इस चीज को साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं फीड डेप्रिविएशन। ठीक है, जो कि मछलियों को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। परजीवी संक्रमण के बाद अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल संक्रमण की। बैक्टीरियल संक्रमण की अवस्था में हम क्या कर सकते हैं। तो सामान्यतः एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप बैक्टीरिया इन्फेक्शन को लड़ने के लिए कर सकते हैं। आप फीड में आप एंटीबायोटिक को मिला सकते हैं और उन्हें मछलियों को खिला सकते हैं। अब बात आती है मछलियों में मिलाया कैसे जाए, एक दाने में खिलाया मिलाकर खिलाया कैसे जाए। साथियों,
टेट्रासाइक्लिन यह एक विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अप्रूव्ड एंटीबायोटिक है। यह एंटीबायोटिक आप खाने में मिला सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक को मार्केट से ले लीजिए और मार्केट से लेने के बाद उसको खाने में मिला दीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्या करें, सरसों तेल को कुनकुना गर्म कर लें और जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हर किलोग्राम के पीछे मिलाकर उसको फीड को अच्छे से मिला दें और उसके बाद मछलियों को उसको कम से कम 10 दिनों तक खिलाएं। आप 1-2 दिन के आड़ में इसका मतलब अल्टरनेट डे पे इसको खिला सकते हैं। डेली मत खिलाइएगा, आज खिला दिए तो 2 दिन बाद ऐसे करके 10 दिनों तक खिलाइएगा और मछलियों में संक्रमण को देखिएगा कि संक्रमण रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है करके। लाल दवा का इस्तेमाल मित्रों बहुत कॉमन होता है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, साथ ही साथ यह ऑक्सीजन कम होता है उस अवस्था में भी काम आता है। इस दवा के साथ इसे हम लोग इंग्लिश में पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं। बहुत से हमारे किसान साथी इसे पोटास पोटास बोलते हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा साथी, क्या बोलता है, पोटास एक्चुअली है एक खातू, फर्टिलाइजर की है वो, तो उसका इस्तेमाल हम लोग खेती में, एग्रीकल्चर खेत में करते हैं। वो उसका इस्तेमाल आप फिशरी तालाब में नहीं कर सकते हैं। यह उदाहरण हमने छत्तीसगढ़ में देखा है। क्या होता है, सही जानकारी जब सही स्रोत से नहीं मिलती है तब वह एक दूसरे से पहुंचते पहुंचते वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यह जो पोटास जिसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, यह एक दूसरे तक चलते 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 यह पोटेशियम परमैंगनेट से पोटास हो गया। तो हमारे किसान मित्र ने इसी दर से आपका पोटास का इस्तेमाल किया तो मछलियां मर गई थी। तो इसीलिए आपको सही जानकारी भी होनी चाहिए। एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में बीकेसी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसे हम लोग बेंजिल फुलियन क्लोराइड भी बोलते हैं। आप लोग इसे 1 से 5 ppm या फिर 1 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भी आपसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी साथियों बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, किसी प्रकार का संक्रमण हो साथी, आपको कुछ दिनों तक किसी भी दवा का इस्तेमाल करना ही चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को भी बीमारी हो, तो डॉक्टर आपको कोई दवा देते हैं और डॉक्टर आपको दवा देते ही आपकी बीमारी चली नहीं जाती है। वह आपको 1 सप्ताह तक या 5 दिन तक दवाई देते ही हैं। ठीक वैसे ही मछलियों में भी होता है। जब भी कोई आप दवा का इस्तेमाल करते हैं, एक निश्चित समय तक दवा का इस्तेमाल करना ही चाहिए। एक बार दवा का इस्तेमाल बस कर देने से मछली ठीक नहीं हो जाएगी। खास तौर पे तब जब आपको पता नहीं मछली खा रही है कि नहीं खा रही। क्यों? जैसे हमको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये दवा खाना है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर बोल दिया कि इसको सोने के बाद खाना है, खाली पेट में खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, हम दवा उसको उस हिसाब से खाते हैं। पर मछलियों के साथ ऐसा नहीं है कि मछलियों को हम बताएं कि इस समय खाना खाना होता है। तो मछलियों में हम बहुत सारी चीजों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उस अवस्था में हमें एक सही अवधि तक मछलियों का ट्रीटमेंट करना ही चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का संक्रमण हो। अब बात आती है फंगस संक्रमण की। हमारे किसान साथी इस दवा के बारे में बहुत जानते होंगे, सीफा। यह सीफा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसके द्वारा बनाया गया फॉर्मुलेटेड एक केमिकल है जो कि फंगल इन्फेक्शन साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अवस्था में भी काम करता है। कॉपर सल्फेट और मेलाकाइट ग्रीन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको बाल्टी वगैरह में घोल 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 लीजिएगा और इसको तालाब के चारों कॉर्नर में छिड़क दीजिएगा। हमारे कई किसान साथी क्या करते हैं कि तालाब के एक कॉर्नर में उस केमिकल का छिड़काव कर देते हैं। साथियों, इससे क्या दिक्कत होगा कि उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो अच्छे इफेक्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए कि उस केमिकल का छिड़काव या उस दवाई का छिड़काव आपको चारे कोने में करना चाहिए। चूना, किसान साथियों, चूना एक ऐसा दवा है जिसको हम लोग रामबाण की तरह बोल सकते हैं। जैसे रामबाण कहने का मतलब होता है एक काम, एक चीज कम कई काम, मतलब एक कोई मल्टीपर्पज काम करने वाला। तो ये चूना क्या करता है, बहुत सारे काम करता है। यह आपके पानी की वाटर क्वालिटी को मेंटेन करेगा, कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको मारेगा, साथ ही साथ पानी का जो तालाब का जो बॉटम होता है उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन। कहने का मतलब ये हुआ कि चूना आपका मल्टीपर्पज काम करेगा।
यह पानी के वातावरण को तो इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ कोई परजीवी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको भी किल करता है। इसीलिए मैं अपने किसान साथियों को बोलूंगा कि नियमित अंतराल पे महीने में चूने का इस्तेमाल जरूर और जरूर करना चाहिए। ग्लूकोनाजोल का भी इस्तेमाल आप फीड के माध्यम से फंगल इन्फेक्शन की अवस्था में कर सकते हैं। साथियों, मछलियों में एक और बात जो हमेशा से दिक्कत देती है वह ये है कि मछलियों में जब एक बार बीमारी आ जाती है ना, तब उनको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी वजह है उसकी। उसमें से एक वजह तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम दवाई को सही समय पर जाके ले लेते हैं, सही सही से सही तरीके से खाते हैं। मछलियों के साथ वह चीजें हमेशा संभव नहीं हो पाती। पानी के नीचे क्या चल रहा है हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं। हम आजकल हमारे बहुत से किसान साथी हमको ये बोलते हैं कि हमारी मछलियां मर रही हैं, जबकि एक्चुअल में मछलियां तो मरती हैं, बट उनमें बहुत बड़ा उनका वजह रहती है उनका स्टॉकिंग डेंसिटी। हर चीज का एक धारण क्षमता होती है। हमारे बहुत से किसान साथी फायदा लेने के लिए मछलियों के बहुत ज्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी डाल देते हैं। और उसी अवस्था में क्या होता है, जब स्टॉकिंग डेंसिटी तक आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक यूनिट एरिया में कितना मछली उपस्थित है। यदि एक यूनिट एरिया में कम मछली है तो संक्रमण फैलने का चांस कम रहेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिक साथी आपको सलाह देते हैं। पर हमारे बहुत से साथी क्या करते हैं, फायदा के लिहाज से वो बहुत ज्यादा आपका मछलियों की स्टॉकिंग कर देते हैं। तो जो यूनिट एरिया होता है उसमें मछलियों का नंबर ज्यादा हो जाता है। तो जब तक सब ठीक रहता है तो ठीक लगता है, और जब बीमारी आती है खासतौर पर ठंडी के समय, तब हमारे साथी बोलते हैं कि मछली की बीमारी आ रही है सर, कैसे करना है सर। तो साथी इसी कारण हमारे एक्वा कल्चर में खासतौर पर हेल्थ मैनेजमेंट में एक बात बोली जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहने का ये मतलब होता है कि बचाव किसी भी चीज के उपचार से हमेशा इफेक्टिव रहता है। मछली को जब एक बार बीमारी हो जाती है उसको बचाना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि मछलियों को बीमार होने से पहले ही आप कुछ चीजों का ध्यान रखो। कुछ चीजों का ध्यान रखो मीन से कुछ ऐसी चीजें, चाहे वो कुछ भी कोई भी कल्चर कर रहा हो, कतला, रोहू, मृगल, तिलापिया, पंगास, चिताला, कुछ भी स्पीसीज कल्चर कर रहे हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो सारे के सारे कल्चर सिस्टम में लागू होती है। तो उन बातों को आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? यह सबसे पहले है कि यदि, जैसे ठीक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम जिस घर में रहते हैं, यदि उस घर के चारों तरफ साफ सफाई नहीं होता है, तब क्या आता है? मलेरिया आता है, मच्छर आते हैं, बीमारियां आती हैं। ठीक वैसे ही मछलियों के साथ होता है। यदि मछलियां जिस वातावरण में रह रही हैं, जिस तालाब में रह रही हैं, उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, तो फिर आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह हेल्दी रहे? तो सबसे पहले आप मछली के घर का ख्याल रखिए। सही वाटर क्वालिटी रखिए, सही टेम्परेचर रखिए, सही पीएच रखिए, सही ऑक्सीजन लेवल रखिए, सही मात्रा में एल्गल कंसंट्रेशन रखिए। उन सभी चीजों को मेंटेन करिए, तभी तो हो पाएगा। परजीवी संक्रमण की बात आती है तो परजीवी संक्रमण में एक बहुत बड़ा वाहक रहता है उनका इंटरमीडिएट कैरियर। कैसे इंटरमीडिएट कैरियर? कहने का मतलब होता है जैसे बहुत सारे परजीवी पक्षियों के ऊपर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षी भी उनमें कैरियर की तरह काम करते हैं। घोंघे, मेंढक, ये जो तालाब में जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, यह परजीवी जीवन चक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यदि हम उनको कंट्रोल करते हैं, जो बर्ड्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करें, जो मेंढक आ रहे हैं उनको देखें, जो घोंघे आ रहे हैं उनको देखें, तो उनको यदि हम ख्याल रखेंगे तो परजीवी संक्रमण को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तालाब का नियमित अंतराल पे सुखाया जाना चाहिए। हमारे बहुत से साथी क्या करते हैं, साल दर साल तालाब से पालन लेते जाते हैं, पर तालाब का भी अपना एक इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए आपको उसको सुखाना जरूरी है। क्योंकि यदि आप सुखाएंगे नहीं तो बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है, खासतौर पे तब जो आप उनको आर्टिफिशियल फीडिंग करा रहे हैं। क्योंकि उस अवस्था में ऑर्गेनिक एनरिचमेंट ज्यादा हो जाता है। तो उस अवस्था में तालाब को सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, सुखाया जाना चाहिए, उनका एक्सकेवेशन किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि चूना आपको हार्मफुल केमिकल, मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस को तो किल करेगा,
साथ ही साथ सॉइल और वाटर की क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। जब कभी आप मछली और एक और बात, जब कभी आप मछली के बच्चों को स्टॉक करते हैं तो हमेशा हेल्दी बच्चे को ही स्टॉक करना चाहिए। और जब कभी आप स्टॉक कर लेते हैं और स्टॉक करने के बाद आपको नियमित अंतराल पे जाली चलाकर आप उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़े। क्यों? क्योंकि मछली का स्वास्थ्य के बारे में हम तब देखते हैं जब मछलियां, हम नॉर्मली देखते नहीं है कि नीचे तालाब में क्या हो रहा है, पानी के अंदर हम देख नहीं पाते। तो उस चीज को देखने के लिए आपको नियमित अंतराल पे नेटिंग करना चाहिए। तो नेटिंग करने से आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपने कितना मछली डाले हैं अब कितना मछली उसमें उपस्थित है, आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी देख पाएंगे क्या मछली में कोई बीमारी हो रही है, मछली का ग्रोथ कैसा आ रहा है। और कोई यदि बीमारी होगी तो आप उनका इलाज भी कर सकते हैं। अब इलाज भी नहीं होगा तो अब मैं बोलूँ कि आपके पोटेशियम परमैंगनेट का जो ये डोज है ना, आप उसका इस्तेमाल नियमित अंतराल पे कर सकते हैं। क्योंकि यह केमिकल ना आपका पानी की क्वालिटी को बढ़ाता है या ऑक्सीजन वगैरह रिलीज करता है, और यदि कुछ अनावश्यक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनको भी मारने में आपका मदद करता है। कभी कभी हमारे तालाब में कुछ हानिकारक गैसेस आ जाते हैं, खास तौर पे जब हम लोग जब आर्टिफिशियल फीडिंग कराते हैं, पोल्ट्री वेस्ट डालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तालाब के नीचे ना नदी जैसा बन जाता है, मड बन जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। तो उस अवस्था में आपका हानिकारक गैसेस तालाब के नीचे इकट्ठा हो जाती है। तो इस अवस्था में आप जियोलाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मछली का आहार उनके स्वास्थ्य प्रबंधन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। संतुलित आहार तो बहुत जरूरी है, जैसे हमारे लिए यार, यदि हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई दिक्कत आती ही है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। उसी तरीके से मछलियों का भी है। तो मछलियों का भी खाना नियमित तौर पे होना चाहिए। विटामिन ई और सी, आप इसको इम्यूनो स्टिमुलेंट की तरह दे सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे हमारे साथी, जैसे अभी जब तबीयत खराब होता है तो कोई तुलसी का चाय पीता है, अदरक का चाय पीता है, लौंग डाल के पीते हैं, कोई च्यवनप्राश खाते हैं। बेसिकली वो क्या होते हैं, वह मछली के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। तो इस टाइप के चीजों को यदि हम विटामिन ई और सी को हम यदि फीड में मिलाते हैं तो यह मछली के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में आपका कारगर होते हैं। हमारे साथियों के बहुत से खेतों में, तालाबों में पानी जो होता है वो नहर वगैरह से आता है, किसी कैनाल से आता है। तो आपको उसे हमेशा ढक कर रखिए, जाली से ढक कर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप तो अपनी हेल्दी मछली डाल रहे हो अपने तालाब में, तालाब का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, बट हो सकता है कोई बीमार संक्रमित मछली उन केनाल के माध्यम से आपके तालाब में आ जाए। कोई कैरियर होगा, कोई मेंढक होगा, कोई घोंगा होगा, उन तालाब के माध्यम से आ जाएगा, कोई कछुआ आ जाएगा। तो हो सकता है उनके माध्यम से भी कोई संक्रमण आ जाए। स्टॉकिंग करते समय आदर्श घनत्व, स्टॉकिंग डेंसिटी, मित्रों, दोस्तों, किसान भाइयों बहनों, आदर्श घनत्व स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे बहुत से किसान साथी इसको निग्लेक्ट करते हैं। अच्छा, फायदा तब तक होता है जब तक उनको बीमारी नहीं होती, पर जिस दिन बीमारी आती है उस दिन बहुत नुकसान होता है, बहुत तेजी से मछलियां मरने लग जाती हैं। वजह होती है उनका पास पास रहना। इसीलिए आपको स्टॉकिंग डेंसिटी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए वह है कि जब कभी आप स्टॉकिंग करते हैं, मछलियों को नमक से उपचारित जरूर करना चाहिए। यह जो नमक होता है वो एक प्रकार से उनका जो कोई तनाव होता है, जब हम मछलियों को बहुत से दूर से फार्म जब हम मछलियों को किसी दूसरे फार्म से लेके आते हैं तो उनमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। तो उस तनाव को दूर करने में नमक काम करता है। साथ ही साथ नमक आपका एंटी माइक्रोबियल होता है, मतलब यदि कुछ हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको मारने में भी आपका काम करता है। एक और बात जो ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी यदि मछलियों को, हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि जब भी मछलियां मरती रहती हैं तो उसको ऐसे तालाब में छोड़ देते हैं। सुबह मर गया तो शाम को फेंक दूंगा, रात को मर गया तो सुबह फेंक दूंगा। जितना जल्दी आप संक्रमित मछली को तालाब से फेंकेंगे, फेंकेंगे बस नहीं, सही तरीके से फेंकेंगे, दफनाएंगे या फिर फार्म से दूर फेंकेंगे, वो उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब मछली मर गई तो उसके शरीर में जो हानिकारक जो विषाणु जीवाणु या तत्व है वो तुरंत ही आपने अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि मछली को के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। वो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई उसको संक्रमित करते हैं।
यदि मछली मर जाता है तो यह संक्रमण करने वाले तत्व को रोकने वाला नहीं होता है, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यदि वो तालाब में ही है, तब तो वो दूसरी मछलियों को भी और जल्दी संक्रमित करेंगे। तो इसी कारण आप जितना जल्दी हो सके मरे हुए मछलियों को आपको तालाब से फेंकना ही चाहिए। और एक और बात का ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी जब कभी आप किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी ब्लाइंडली मतलब आंख बंद के भरोसा मत करिएगा। पहले खुद मतलब घड़ी का बड़ा अच्छा टाइटल आता है ना, पहले विश्वास करें खुद विश्वास पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसी तरह के मित्रों कि जब कभी कोई केमिकल आपको सजेस्ट करे, चाहे वो कितने बड़ा एक्सपर्ट हो, चाहे कितने बड़ा फार्मर हो, पहले छोटे लेवल पे उसका एक इस्तेमाल करिए। कैसे? जैसे कोई आपको बोल दिया कि यार आपके यहाँ ये इन्फेक्शन है, अर्गुलस का इन्फेक्शन है, आप ये दवा डालो, तो आप सीधे तालाब में छिड़काव मत किया करिएगा। आप तालाब से कुछ मछली लीजिए, उसको कुछ टंकी या फिर टैंक वगैरह में डाल के उस केमिकल को उस टैंक के माध्यम से अप्लाई करके देखिए कि उसमें मर रहा है कि नहीं। यदि वह काम कर रहा है, उसके बाद ही उसको तालाब में अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना कि हर किसी केमिकल का जो इफेक्ट होता है, काम करने का तरीका होता है, वह पानी की क्वालिटी के साथ बहुत संबंधित रहता है। पीएच के साथ, टेम्परेचर के साथ, अल्कलिनिटी के साथ, हार्डनेस के साथ। तो ये जो डोज होते हैं आइडियल कंडीशन में होते हैं, पर आपके तालाब का कंडीशन क्या है यह तो बहुत मुश्किल होता है बता पाना। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप पहले एक छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिए, और जब उस प्रयोग में सकारात्मक रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फिर उसका सही तरीके से तालाब में इस्तेमाल करिए। इससे दो फायदे होंगे, आप अनावश्यक रूप से केमिकल का इस्तेमाल करने से भी बच जाओगे, और यदि अनचाहे रूप से यदि कोई कोई गलत तरीके से किसी गलत डोज पे चला गया, गलत जैसे पोटास वाले मैंने एग्जांपल दिया, किसी को केमोनोफोर डालना था, पोटेशियम परमानेंट डालना था, उसने पोटास डाल दिया। किसी को 1 पीपीएम की दर से डालना था, उसने 10 पीपीएम की दर से डाल दिया। तो इस तरीके की स्थिति से आप किसी के छोटे छोटे प्रयोग से आप बच सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप न किसी एक जानकार व्यक्ति से संपर्क में जरूर रहिएगा। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि यूट्यूब में देख लेते हैं और बोलते हैं हमको जानकारी हो जाती है। देखिए, जानकारी तो आपको मिल जाएगी, बट वो बोलते हैं ना कि आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। अधजल गगरी छलकत जाए आधा हमें कहने का मतलब वही है कि आधी जानकारी थोड़ी सी दिक्कतदायक रहती है, तो पूरी जानकारी लीजिए और उस चीज को अच्छे से इस्तेमाल करिए। तो अंत में साथी मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि मछलियां जो होती है वो ना बहुत सीधी रहती है, और उनका सीधा सा फंडा है। यदि आप उनका ख्याल रखेंगे तो वो आपका ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये काम करिएगा कि जो कोई मछली आप करने वाले हैं, चाहे जो कोई भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कतला हो, रोहू, मृगल हो, आप उनका ख्याल रखें तो वो आपका ख्याल रखेंगे। यदि आपको और कोई अधिक जानकारी चाहिए होगी तो मैं हमेशा आपके आपको इस संपर्क संपर्क के माध्यम से उपलब्ध रहूंगा, या फिर आप जल जीविका के माध्यम से भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मैं जल जीविका टीम और सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया, जो मेरे पास जो थोड़ा सा ज्ञान था उसको आपके सामने रखने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही दिलचस्प सेशन रहा और आपने इतनी बारीकियों से सब जानकारी दी है जो कि आजकल यूट्यूब वगैरह कहीं से भी नहीं मिल पाती है। और बहुत ही सही कहा आपने कि आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले सभी लोग सर का जो नंबर है वो सेव कर ले। आप सब किसान है, स्टूडेंट्स है, या फिर आपको हर किसी को कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया है अपने फिश को, तो ये आपको हमेशा काम आ जाएगा। और किसी को भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, बोलिए। जैसा कि अभी बादल आते हैं ना, हम महाराष्ट्र से हैं, जी। तो अभी बादल जब आते हैं तो तालाब में से जैसे कि हमारा फार्म पॉन्ड का फिशरी का ये चल रहा है, तो उसमें बादल आने के बाद मछलियों को खाना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? प्रकाश काटकर जी आप बोल रहे हैं? यस। जी प्रकाश काटकर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। आपको यह चीज जानना पड़ेगा, उसके पहले आपको उसका बेसिक जानना पड़ेगा। मछलियों में जो ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत होता है वह होता है हवा
और जो उसमें एल्गी प्रेजेंट होते हैं। तो एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से आपका ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। जब क्लाउडी वेदर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में तालाब में उपस्थित नहीं हो पाता। तो जब सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो पाता तो मछलियों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाती है कम। तो उस अवस्था में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई है तो मैं आपको सलाह जो दूंगा कि आप खाने का इस्तेमाल ना करें, या तो फिर तभी करें जब सूरज दिख जाता। ठीक है प्रकाश काटकर जी। ओके सर, थैंक्स सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी 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 प्रियंका जी, जी प्रियंका जी बोलिए। हाँ सर, पहचाना सर, प्रियंका जोड़। प्रियंका, अच्छा प्रियंका। यस सर। हाँ प्रियंका बोलो यार। हाँ सर, सबको बताना चाहूंगी कि सर पहले मेरे कलीग थे कॉलेज ऑफ फिशरीज कवर्धा में, और सर बहुत ही पहले एक क्वालिटी है सर की कि सर बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है अपने काम के हिसाब से। तो सर मैं कुछ एक फोटोज है हमारी फील्ड की पहले की, तो हमें ये समझ में नहीं आया था कि हमारा वो जो डिसीज था वो कौन सा है। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूंगी थोड़ा, तो हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए इस रिगार्डिंग। ओके सर? हाँ प्रियंका श्योर है। प्रियंका, क्या आप शेयर कर पा रही हैं? यस सर। सर दिख रहा है सर? हाँ प्रियंका मैं तो कुछ Visible देख सर नहीं तो पा ये रहा हूँ। रेडिश हुआ था, और उस टाइम ये थोड़ा सा बादल था, और प्रियंका- क्या बोलते हैं पॉलीथीन लाइन पॉन्ड में ये कल्चर। प्रियंका आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके सर, सॉरी। ट्राई करो एक बार। कुछ हो रहा है वहाँ पे, स्क्रीन तो आ रहा है। प्रियंका यू डू वन थिंग ना, आपके पास मेरा नंबर है ना? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को फोटो ऐसी भेज देना व्हाट्सएप पर्सनल चैट में। अच्छा ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ भी चाहते हो तो यहाँ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा ओके, मेरे पास मैं आ आपको गई है प्रियंका की फोटो। मैं शेयर कर देती हूँ। ओके। अच्छा तब मैं तक एक और और बात दूसरे मैं एक और questions बात है। अपने किसान साथियों से बोलना चाहता हूँ। अच्छा मैं एक ऐसी एक उदाहरण देता हूँ। अच्छा कभी आप लोग सोचते हैं कि जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को बोलते हैं कि सर मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे को पेट दर्द हो रहा है, कुछ वटेवर जो भी बोलना चाहे बोलते हैं। डॉक्टर कुछ अनुभव के आधार पर कुछ बातें बोलते हैं, उनको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं होता आपको कुछ परीक्षण लिखते हैं, ये टेस्ट करा लीजिए, वो टेस्ट करा लीजिए। और उन टेस्ट के देखने के बाद अपने अनुभव को टटोलने के बाद वो कुछ दवाई लिखते हैं। ठीक वैसे ही मछलियों के साथ साथ भी होना चाहिए कि आप केवल फोटो भेज दो किसी भी जानकार को, चाहे मैं हूं या फिर कोई हो। मैं तो जानकार नहीं हूँ, बस थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। फोटो भेज दो और ये बोलो कि इस बीमारी का इलाज बताना कैसे, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक्चुअली तालाब में क्या हो रहा है मैं नहीं जान पाता, कितनी मछलियों को वो संक्रमण है हम नहीं जानते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री होना चाहिए। कैसे क्लिनिकल हिस्ट्री कि मछलियां कितने दिन से मर रही हैं, कौन कौन सी मछलियां उसमें शामिल हैं, छोटी मछलियां मर रही है, बड़ी मछलियां मर रही है, मछली में और क्या सिम्टम है, क्या आपने किसी दवाई का इस्तेमाल किया है, कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया है। तो उन सारे बातों को कंसीडर करने के बाद ही आप किसी दवाई के पहुंचना चाहिए। अच्छा एक और बात जो होना चाहिए कि दवाई का इस्तेमाल ना सबसे लास्ट में होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले है कि आप तो आइडियल प्रैक्टिसेस है उनको अडॉप्ट कर लीजिए। जब आइडियल प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट कर लोगे ना तो बीमारियों के ना बहुत ज्यादा सुरक्षित रह जाओगे। चलिए प्रियंका की बात करते हैं। प्रियंका यार एक प्रकार से हेमोरेजिक कंडीशन ही दिख रहा है। जैसा कि हम थोड़े पहले अपने साथियों को बता रहा था कि हेमोरेजिक कंडीशन में आपको शरीर के ऊपर आप इस प्रकार से आपके लाल रक्त के आपके दाग दिखाई देने लग जाते हैं। तो यार प्रियंका ये पानी ट्रांसपेरेंट क्यों है? एक्चुअली ये सर पॉलीथीन लाइन पॉन्ड में कल्चर किया गया था इसका। अच्छा कितने फीसद का इन्फेक्शन था प्रियंका? यस सर। हेलो कितने फीसद में मतलब कितने फीसद में मोर्टिलिटी आई थी? सारे सर, फीसद में था? ऑलमोस्ट ऑल ये मर गई थी मछलियाँ, 80 to 90%।
80 to 90%। कितने दिन में मरी थी लगभग ये, मतलब अंतराल कितना रहा होगा? स्टॉक करने के तुरंत बाद मर गई, या ठंडी में मरी, या अचानक से कुछ वेदर चेंज हो उसके बाद मरी? सर इतना डिटेल्स तो नहीं पता मुझे। एग्जैक्टली यस सर। यही दिक्कत आता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। हम्म पिक्चर के बेसिस से बता पाना ना बहुत, देखो ऐसा नहीं कि देखो जो दवाइयां मैंने आपको बताई हैं उन दवाइयों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। यस सर। सबसे बेहतर क्या होगा कि जो उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं उनको हम अच्छे से जाने। सर तो क्या, शायद उस टाइम डीओ भी कम था और वेदर भी ये था, ऐसे काल था। अब यार देखो पॉलिथीन लाइनर है, दैट मींस आपको कंप्लीटली आपका आपका एरेटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। यस एरेटर सर। अच्छे से काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, आई डोंट नो यार। और यहाँ पर जो फिशेस अच्छी बड़ी हैं यार, ये फिंगरलिंग है कि एडल्ट फिशेस है यार? एडल्ट है, अडल्ट है सर। हाँ। एडल्ट है ना, तो मरनी नहीं चाहिए थी इनको यार। बॉडी के ऊपर म्यूकस बहुत ज्यादा था क्या? हाँ सर। बॉडी के ऊपर म्यूकस बहुत ज्यादा होगा मतलब मतलब स्ट्रेस में नहीं होंगी। बहुत सारी चीजें, जैसे बॉडी के ऊपर म्यूकस कितना था, उनके फिन तो सही दिख रहे हैं मेरे को, जितना मैं देख पा रहा हूँ फिन तो सही है। बॉडी का म्यूकस देखना चाहा था, बॉडी में म्यूकस कितना था। बॉडी में यदि म्यूकस बहुत ज्यादा होता है तो स्ट्रेस है, तो उनको स्ट्रेस भी होगा ना, तो पहले आपको उस स्ट्रेस को दूर करना होगा, उसके बाद फिर आपको इस बैक्टीरिया के। देखिए एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जैसे हमारे चारों तरफ होते हैं। देखिए पता है, मैं एक उदाहरण है, क्या आपने कभी एक चीज अनुभव किया है, सोचा कि जब मौसम परिवर्तित होता है तभी हमको इंसानों में बीमारी, जैसे अभी मौसम देखो ठंडी से गर्मी जा रहा है, हमको सर्दी खांसी बीमारी हो रही है। अचानक से मौसम परिवर्तित हो रहा है तभी सर्दी खांसी बीमारी क्यों हो रही है? बीमारी होती है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने से। सिमिलरली फिशेस के साथ है, पॉन्ड में चारों तरफ आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई रहेंगे ही। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मछली के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। यस तो सर। स्ट्रांग बनाने का सबसे तरीका तो ये कि आप उनका आइडियल मैनेजमेंट करें आप। तो उनको स्ट्रेस को दूर रखना है, तो बहुत सारी चीजें उनको देखना चाहूंगा। रही बात उनके ट्रीटमेंट की, तो यार बिना जाने तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। रही बात आपको जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जैसे यदि कुछ भी नहीं पता तो एटलीस्ट केमन फ्लू का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। और मरी हुई फिशेस को थोड़ा सा देखने से ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा मैं क्या क्लिनिकल हिस्ट्री है। सर और एक क्वेश्चन था मेरा, मैं ओके। हाँ प्रियंका बोलिए। हाँ सर, तो जब फील्ड पे जाते हैं तो रिजर्वायर पे जो डिसीज होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब इतना बड़ा तो रिजर्वायर होता है वहां पे प्रिकॉशंस भी नहीं ले सकते और कुछ उसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, फिशरीज कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स हैं, हाँ सर, तो प्रियंका किस उनका टाइप यही के किस डिपेंड करता है किस टाइप का सिम्टम है उनमें। जिस टाइप का सिम्टम होगा उस टाइप का ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, रिजर्वायर यदि 100 हेक्टेयर का तो 100 हेक्टेयर में तो कर नहीं सकते। यस पर सर। आप क्या कर सकते हैं, यदि उस कोऑपरेटिव स्टडी के पास फीड अवेलेबल है तो आप फीड के माध्यम से मेडिसिन को उन तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, फीड में आप मेडिसिन मिला दीजिए। अब मछलियां तो दाने को खिलाएंगे ही, दाने खाएंगे ही, फीड तो खाएंगे ही, तो उस दाने के माध्यम से दवाई उन तक पहुंच जाएगी। नो डाउट यार, डैम रिजर्वायर में ट्रीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। यस सर। प्रैक्टिकल इशू है ये। यस सर, इसीलिए। बट यदि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है और कंट्रोल करना ही है तो आपका फीड कैन बी ऑप्शन इस कंडीशन में। ओके सर, और एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर हम नेटिंग करके जो भी डिसीज्ड फिशेस हमको दिख रहे हैं उसको अरे यार प्रियंका, बट इतने बड़े वाटर बॉडी में कैसे कैसे कहाँ कहाँ नेटिंग करोगे यस सर, हाँ वो है, लेकिन फीड भी अप्लाई करना कॉस्टली हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो यार, रिजर्वायर में नॉर्मली डिजीज वगैरह कितना आता है, बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ज्यादा आता है? यस सर। कितना फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है कम होती है? बहुत कम आती है रिजर्वायर से डैम में। मेरे ख्याल से उतना फ्रीक्वेंसी नहीं आता जितना जितना मेरी जानकारी है, क्योंकि आपका अनुभव क्या बोलता है, डैम से रिजर्वायर में इन्फेक्शन ज्यादा होता है? हाँ सर, क्योंकि हम 2-3 ट्रेनिंग्स में मुझे ऐसे मेंबर्स का क्वेश्चन आया है कि कुछ डिसीज हो गया है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हम भी उतने बड़े रिजर्वायर में कॉस्टली हो जाता है, इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। तो अच्छा, ये इसीलिए नॉर्मली एडल्ट फिशेस में होता है ना? हाँ, एडल्ट या फिर फिंगरलिंग पे भी होता है।
रिजर्वायर में पूरी वाटर प्रैक्टिकल क्वालिटी पैरामीटर्स की वजह से ही वो एक कॉज होता है वाटर क्वालिटी पैरामीटर। रिजर्वायर में चाहे वाटर क्वालिटी हो, चाहे डिजीज ट्रीटमेंट हो, चाहे नेटिंग हो, ऑलवेज गोना बी प्रॉब्लम होंगे, ऑलवेज गोना बी प्रॉब्लम। तो सबसे अच्छा तो इन चीजों में आप वही बात है कि हीट के माध्यम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यदि ट्रीटमेंट देना ही होगा तो नो डाउट महंगा होगा, बट यही तो है यार कि यदि या तो फिर आप हेल्दी सीड स्टॉक करें। यदि उसमें कोई रेंचिंग प्रोग्राम चलता होगा तो रेंचिंग प्रोग्राम के समय आप जो सीड के स्टॉकिंग है वो हेल्दी कर सकते हैं, वही हो सकता है। अदरवाइज तो रिजर्वायर में बहुत डिफिकल्ट जाएगा रिजर्वायर ट्रीट कर पाना। हेलो ओके, थैंक यू सर। सर। एक्चुअली रिजर्वायर में इश्यू आ रहा सर, ज्यादा से ज्यादा केज में प्रॉब्लम आ रहा, वो भी केज में आ रहा रिजर्वायर में, ऐसा ओपन रिजर्वायर में तो नहीं है, केज केज कल्चर में आ रहा। वो भी टाइम है कि फरवरी से मई के बीच में ज्यादा आ रहा, धूप जैसा बढ़ जाएगा फरवरी से मई, जून मई जून तक आ रहा वो इश्यू एक्चुअली। सर केजेस में तो इन प्रॉब्लम आना ना बहुत लाजमी है, वजह है हाई स्टॉकिंग डेंसिटी। इसीलिए केजेस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है डिजीज का, इसलिए वहां पर प्रिवेंशन बहुत ज्यादा है। ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होगा केजेस में कर पाना। अब उसका एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है, जैसे प्रियंका मैडम बोली थी कि रिजर्वायर्स में पहले हमारे यहाँ इन्फेक्शन उतना देखने को नहीं मिलता था, पर सिंस अभी थ्रू आउट द इंडिया रिजर्वायर्स में केजेस का स्टॉकिंग इंस्टॉलेशन इतना ज्यादा हो गया है कि इन्फेक्शन अब अकर होने लग गया है। क्योंकि यहाँ जो एक्चुअली डिजीज कहाँ से आएगा, वो किसी फिश से आएगा। केजेस उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है डिजीज इंट्रोडक्शन का। हाई स्टॉकिंग डेंसिटी, हाई वल्नरेबल, बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती है फिशेस। और बैक्टीरिया तो ऐसा है नहीं कि बैक्टीरिया आपका केवल केज तक सीमित रहेंगे, फंजाई केवल केज तक सीमित रहेंगे, वो तो पानी के माध्यम से है, पानी के माध्यम से लीच करके बाहर चले जाएंगे। इसलिए केजेस का सही तरीके से रन होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी सर, पद्माकर जी। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ पन्ना सर लाल जी पूछ रहे हैं। हाँ, यस कंटिन्यू। सॉरी फॉर द इंटरप्शन निकिता। खान सर, मुझे एक सवाल था। जी कैरी ऑन। सर, मैं सुहेल जल जीविका टीम से बात कर रहा हूँ। जी सुहेल जी बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जब केजेस में स्पेशली हम जब स्टॉकिंग करते हैं, आप जैसे कि पोटैश का और पोटेशियम का जो आप कंसेप्ट आपने एक बोला है स्लाइड में, राइट? हाँ, तो सर वहां पे जब हम सीड स्टॉकिंग करते हैं तो सीड स्टॉकिंग में बहुत सारी मोर्टेलिटी सर हम फेस कर रहे हैं। जी तो उसके लिए सर क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे? सुहेल जी, स्टॉकिंग से पहले या स्टॉकिंग के बाद? सर स्टॉकिंग के बाद, समझ लो अभी जो आप छत्तीसगढ़ में हो तो आपको पता है कि लोग जो है सीड एक्टिव रखने के लिए पोटैश का इस्तेमाल करते हैं ताकि सीड जो है अच्छा एक्टिव में आए करके। बट सडनली जब अपन स्टॉक करते हैं आफ्टर, छत्तीसगढ़ का ही मैं बता रहा हूँ, अगर समझ लो अपन इधर में सीड स्टॉक करते हैं तो बाद में कुछ ही दिनों में, तो 2-3 दिन में कम से कम 70-80% सर मोर्टेलिटी हम फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या नियोजन या फिर क्या स्टेप्स अपन अपनाना चाहेंगे, या फिर क्या सही तरीका सुहेल जी, रहेगा? पता है मैं तो इस बात के फेवर में बिल्कुल नहीं रहता कि यार ट्रांसपोर्टेशन के समय आपने पोटास वगैरह का इस्तेमाल करें। यदि आपको इस्तेमाल करना ही है तो आप ना नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हम अभी गर्मी आ रही है, हमको जब राइट। गर्मी लगती है पसीना निकलता है, सबसे पहले पसीना निकलता है। हमको कोई भी दिक्कत होता है सबसे पहले क्या निकलता है? पसीना आता है। हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह दिक्कत आता है, वजह क्या होती है? हमारे शरीर से साल्ट का लॉस होता है। साल्ट का लॉस होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होता है, स्ट्रेस में आते हैं। सिमिलरली फिशेस के साथ होती है। जब आप फिश सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, फिशेस को स्ट्रेस आता है। फिशेस को जब स्ट्रेस आता है तो बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, साथ ही साथ उनका ऑस्मो रेगुलेशन जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो बैलेंस बिगड़ता है। तो जो बॉडी का जो साल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है, जो साल्ट अपटेक होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा चीज होता है साल्ट। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि साल्ट का एडिशन
ज्यादा अच्छा होगा पोटास के कंपेयर में सीड को ट्रांसपोर्ट करते समय, पहली बार। और जब कभी आप सपोज करो यदि किसी ने पोटास का इस्तेमाल कर भी दिया है, तो हमेशा फिर सीड ट्रांसपोर्टेशन के बाद और रिलीज करने के पहले नमक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सुहेल जी, जैसे गर्मी के समय हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, हम आजकल उनको सबसे पहले क्या कहते हैं, आप कुछ शरबत लेंगे, नमक पानी लेंगे, जल जीरा लेंगे, देते हैं ना। उससे क्या फायदा मिलता है उनको, ना केवल उनकी बॉडी हाइड्रेट होती है, पानी मिलता है, साल्ट का बैलेंस बनता है। उसी तरीके से जब मछलियां, जब इनका स्ट्रेस हो चुकी हैं, तो ये साल्ट का कंसंट्रेशन, उनको साल्ट का ट्रीटमेंट उनके बॉडी बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस को एग्जैक्ट करने में हेल्प करता है और उनके स्ट्रेस को दूर करता है। साथ ही साथ यदि कुछ पैरासाइट और इन्फेक्शन होता है, तो नमक आपका बहुत अच्छा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पोटास से अच्छा तो होगा नमक। सर एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं नमक का इस्तेमाल, हमने सर सॉल्ट प्लस पोटेशियम पर मैग्नेट एक पॉलिथीन बैग में उसको डाला था, फिर भी सर हमारा मोर्टेलिटी जो है मिनिमम 60-70% तो हमारा सर हाईएस्ट मोर्टेलिटी होता ही है। ओके, तो हाँ, सॉल्ट का यूज भी तो हमने किया, आप जैसे कि अभी केजेस तो में अपन। आपने इस हाँ, स्ट्रेस को कितने कितने दूर से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सोहेल जी? डिस्टेंस क्या रहता है, जर्नी समझ लो क्या 300 रहता है? किलोमीटर 300 किलोमीटर के लगभग आप 300 किलोमीटर के आसपास आप पकड़ लीजिए। काफी दूर है यार, 300 किलोमीटर। नहीं और ये सर, अगर ओपन कंटेनर में होता है या फिर क्लोज कंटेनर रहते हैं? ये सर ओपन कंटेनर में होता है। पी लाइन में अपना जो अपना बोलेरो वगैरह आता है ना, बड़ा गाड़ी, उसमें सर ओके वो पी ओके। लाइन डालते हैं, उसमें पानी डाल के डायरेक्टली मछलियाँ छोड़ी जाती है। और सेकंड में कोई कोई तो इसमें भी प्लास्टिक जो कंटेनर सिंटेक्स का टैंक आता है, उसमें भी हम लेके आते हैं सीट। फिर भी सर हम प्रॉब्लम फेस करते हो आप। और उसके बाद में सीट स्टॉकिंग करने के बाद जो आप बोल रहे हो केजेस में, तो हम पॉलीथीन, अपन नमक तो डाल नहीं सकते, तो हम एक पॉलीथीन बैग्स की जो है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट और नमक का ये ड्रॉप कर देते हैं, ताकि डिप होते रहे थोड़े थोड़े देर में लेयर्स के हिसाब से। तो फिर भी सर हमारा मोर्टेलिटी जो है वो रुक नहीं पाता है, बहुत कंट्रोलेबल नहीं हो पाता है। सुहेल जी आप एकदम सही बोले। सुहेल जी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं यार कि जब आप मछली को जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मछली में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा हो गया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 300 किलोमीटर। जी ओपन जी कंटेनर में आप कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। पर जी। ओपन कंटेनर में करने के साथ साथ स्टॉकिंग डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जब जितनी लंबी दूरी से आप फिश को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसे देख के लग रहा है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि आप एक ही बार में सारा का सारा फिश ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे होंगे, तो आप स्टॉकिंग डेंसिटी आपको ज्यादा रखनी पड़ रही होगी। तो मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्टेशन के समय स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा मिनिमम सर हम 50,000 लेके आते हैं, समझ लो 300 किलोमीटर या फिर 150-200 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर के आसपास एवरेज में आप पकड़ लीजिए इतना किलोमीटर डिस्टेंस रहता है। और है। मिनिमम हम स्टॉकिंग 50,000 या फिर 60,000 लेके आते हैं। 3 इंच का सीड रहता है टोटल हमारा, 2.5 से 3 इंच का। फिर भी हम जो है ये प्रॉब्लम फेस करते हैं फील्ड वर्क में या फिर तालाब में भी हो गया, आप समझ के लीजिए, है ना। तो वही मेरे वही ख्याल था से ना कि ये ट्रांसपोर्टेशन के समय ही मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जा रही है। पर सर जब सीड आता है तब वो एक्टिव मोड में रहता है, जैसे कि देखिए सर, उनकी। यही तो वहीं पर तो पोटास का खेल आपको चालू होता है। इसी कारण तो आपको हाँ, यही तो सब पोटास आता है आपका। क्योंकि ओके। मछलियां जब कमजोर होती हैं, जब तो थोड़ी वीक होती हैं, आप उनको स्ट्रेस देते हो। स्ट्रेस क्या होता है? केमिकल स्ट्रेस, पोटास का। अच्छा। और उसको वो उनसे, जैसे हमको जब दिक्कत, जैसे जैसे कोई गर्म चीज होती है, हम गर्म चीज को जैसे जैसे हमको टच होता है, हम इमीडिएटली उसको हटाते हैं। ये राइट। हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। मछलियों के साथ भी ऐसे आप उनको पोटास डालकर उनको स्ट्रेस दे रहे हो, तो मछलियां एक्टिव है नहीं, आप उनको जानबूझ के एक्टिव दिखा रहे हो बेचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ओके, तो सर अपन इसी काम हैचरी में वाले से कंसर्न कर सकते हैं कि एक बार वो पोटेश ना यूज करे हमारे इसमें। आप जब उनको जब आप समझ लो रियरिंग करते हो, आप मछली ट्रांसपोर्ट करने के पहले, पेट हम्म, खाली करने के पहले, तो वो पोटेश का इस्तेमाल ना करें। हम उनको ये गाइड कर सकते हैं हैचरीज वालों को। आप उनसे आपका ये रिक्वेस्ट कहना करके देख सकते हैं सर। मेरे ख्याल से मेरा जो अनुभव है सर, एक्चुअली यही बात मैं आपको स्टार्टिंग में दी थी। मेरे पास जो अनुभव, थोड़ा सा अनुभव है, मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप लोग के पास तो बहुत सारा अनुभव है, आप मेरे साथ साझा करिएगा। कि मेरे 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 जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं पोटास की सलाह तो दूंगा नहीं आपको। नमक और केमनोफो, जैसा कि आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर आपको जो हैंगिंग वाला जो तरीका बोले आप,
राइट। तो आपके पास काफी अच्छा तरीका तो है। मेरे ख्याल से पोटास का आप थोड़ा सा रोक बोल के देखिए, अगर उससे कुछ सॉल्यूशन मिल पाता है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है वहाँ पे, कैसा लग रहा है। राइट, ठीक है सर, तो थैंक सुहेल यू। जी कहाँ से हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र वर्धा से हूँ, रीजनल फिशरी कोऑर्डिनेटर जल जीविका में अभी मैं काम कर रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में सर काम किया हूँ 3 साल, महाराष्ट्र में एज ए फीड का काम, फीड सुहेल जी मार्केटिंग कर आपसे रहा बात था। करके बहुत अच्छा लगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। खान साहब, मैं परवेज बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ, मैं आपका ध्यान थोड़ा, जो मैसेजेस कुछ आए हैं, मैं जल जीविका जी में सर। हूँ, तो थोड़ा मैसेज बॉक्स में कुछ मैसेज का जवाब अगर आप दें। एक दो लोगों ने कुछ अपने मैसेज डाले सर, उसको थोड़ा सा जवाब दे दें प्लीज। हम्म। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि मछली के आहार में विटामिन सी कितना मिला है, ये मुकेश कुमार जी कह रहे हैं। और सर एक सब जन ने सब जी पूछा जी। है कि भाई ये जो अपने मेडिसिन वगैरह के होलसेलर कहाँ है और कहाँ मिलते हैं, थोड़ा सा जानकारी दें प्लीज। सर मैं केमिकल को किसी को एंडोर्स तो करूंगा नहीं। अब सिंस दवाई के बारे में एक्चुअली मेरा ये मानना है सर कि जो दिखता है वो बिकता है, तो मैं प्रेजेंटेशन को कैची बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया, पर मैं किसी केमिकल को एंडोर्स करूंगा नहीं। तो मैं आपको किसी फर्म के बारे में सलाह तो दूंगा नहीं। जो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है सर। आज तो हर गांव में, हर जिले में एग्री शॉप आपका अवेलेबल है। तो कोई भी केमिकल, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से केमिकल की अवेलेबिलिटी इज नॉट ए इशू, जितनी मेरी जानकारी है। क्योंकि हम जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, आपको यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 20 से 30 दुकान एग्री फर्टिलाइजर पे, एग्री केमिकल्स के मिल जाएंगे आपको, और सारे केमिकल जो भी आपको चाहिए। तो मैं किसी फर्म को एंडोर्स तो नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से कॉमनली मिल जाएगा। रही बात विटामिन मेरे ई और सी की, तो हाँ, मेरा एक सवाल है और जी सर। मेरा सवाल ये है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सीड एक्रेडिटेशन का और सीड सर्टिफिकेशन का एक शासन निर्णय निकाला था। आपके यहाँ के जी। छत्तीसगढ़ राज्य में हाँ। जो फिश सीड फार्म्स हैं, गवर्नमेंट वगैरह की या प्राइवेट, क्या वो मछली के बीज को रोग से वो विमुक्त, मतलब मुक्त हैं, या फिर उनके ऊपर कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई सर्टिफाई करके कोई दे रहे हैं क्या? मैं जानना चाहूंगा जानकारी के लिए। एग्जैक्टली सर, द कॉमन स्कार्फ्स हैं, कतला, रोहू, मृगल, मांगुर, सिंह वगैरह, उनके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। बट हमारे यहाँ गवर्नमेंट फार्म्स में तो कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है। हमारे यहाँ एक प्राइवेट फार्म है, एमएम फिश फार्म करके। एमएम फिश फार्म वाले आपका तिलापिया फिश सीड सेल करते हैं। तो उन लोग के पास ऑथोराइज आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव आपके पास प्रोडक्शन सेंटर है। तो वो आपका क्लेम करते हैं कि वो डिजीज फ्री या फिर रेजिस्टेंट या फिर अच्छा ग्रोथ वाला आपका सीड सप्लाई करते हैं करके। तो प्राइवेट सेक्टर में तो अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। परवेज जी। परवेज सर का आई थिंक नेटवर्क चला गया है जी। जी। आई होप कि सर को उसका समाधान मिल गया होगा समस्या का। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि मछली के आहार में विटामिन कैसे और कितनी मात्रा में मिलाए? देखिए यार, डोज तो वही है आपका 2 मिलीग्राम पर केजी। कैसे मिलाना है? मार्केट में विटामिन ई और सी आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा। आप क्या करिए, जैसा मैंने एंटीबायोटिक के साथ आपको कहा था, आप चाहे तो इसको पानी में भी घोल के दे सकते हैं, एंटीबायोटिक हो चाहे विटामिन ई सी हो। मैं आपको सलाह दूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मस्टर्ड ऑयल को कुनकुना गर्म करिए, कुनकुना, और उसमें जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी किसी भी केमिकल को यदि फीड में मिला के देने वाली है, आप उसको मस्टर्ड ऑयल में मिलाइए। और मिलाने के बाद फीड में उसे अच्छे से साथ मिक्स कर दीजिए। ऐसा मिक्स करिए कि वो चारों तरफ फैल जाए, और उसके बाद फिर उसको फिश को खिलाइए। तो आसानी से, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे कोई केमिकल हो, चाहे वो विटामिन हो, आसानी से अपना काम करेंगे। पानी के साथ भी हो सकता है, बट पानी के साथ क्या था, लीचिंग बहुत जल्दी। लीचिंग करने का मतलब होता है आप कुछ केमिकल हो उसको फीड के ऊपर की तरफ डाल रहे हो, तो पानी में जैसे तालाब में जाएगा वो निकल जाएगा। तेल जो होता है वो उसको पकड़ के रखे रहता है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक रहेगा मेरे ख्याल से। लीचिंग को स्लो करता है ऑयल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे विश्वास है कि ये सत्र हमारे किसान अधिक से अधिक लाभ लेंगे इस सत्र का, और अपनी आजीविका के साधनों को भी मजबूत करेंगे।
तो फिश डिसीज एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें एक मछली की डॉक्टर आप बोल सकते हैं, उसी की जरूरत है। तो आज आप हमारे सभी लोगों के डॉक्टर बने हैं फिश के। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपको। और आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे थ्रू, जल जीविका के थ्रू सर से कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। और हमारे पास जैसा कि बहुत सीमित समय है अभी, और सर का भी हम काफी टाइम ले चुके हैं, तो अभी हमें इस सत्र को अंत में लाना होगा। तो जाने से पहले हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर MD इद्रिस रजा खान सर को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। और सर एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट आपके साथ लेके आना चाहते हैं। जल्दी हम उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये जो सीजनल फिशेस का डिसीज है, तो सर एक कैलेंडर पब्लिश करना चाह रहे हैं हमारे जैसे फार्मर्स के लिए। तो जल्द ही आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद, और सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए मैं अपने टीम के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और अब अंत में मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा को ऑन करें ताकि हम आपकी कीमती उपस्थिति का एक फोटो ले सके। कृपया सभी अपना कैमरा ऑन कर ले। यस, हो रहे हैं। Okay, everyone smile. I'm going to taking picture. धन्यवाद। जल जीविका के बारे में अधिक जानने के लिए फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर मत्स्य पालन पर आधारित मुफ्त सामग्री के बहुत सारे वीडियो है, उन्हें भी जरूर देखें। सर का सेशन अगर फिर से देखना चाहते हो तो वो हमारे फेसबुक के पेज पर भी मिल सकता है, और आप सभी को कार्यक्रम के अंत में इसकी वीडियो लिंक दी जाएगी जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। और हम ऐसे ही सर हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे, उम्मीद करती हूँ। और ऐसे ही एक्वा टॉक के और एक दिलचस्प विषय के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके मैम, देन थैंक यू सो मच मैम। Yeah. थैंक यू सो मच परवेज सर। इतने दूर बैठ के भी आपसे मुलाकात हो गई, बात हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, Thank you. अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस सर। नॉट गाइडिंग या शेयरिंग द नॉलेज। कूल। ओके, ठीक है। ओके।